नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। आज उत्तर प्रदेश में बजट पेश होना है और थोड़ी देर में बजट पेश किया जाएगा। उसमें लोगों को क्या उम्मीदें हैं, ये प्राइम न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है। साथ ही हमने विश्लेषण भी किया और ये समझने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश का जो बजट पेश होगा वो कितना ऐतिहासिक हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है। अनुमान लगाया गया है कि लगभग 5.5 लाख करोड़ का ये बजट हो सकता है। इसमें तमाम उन चीजों पर फोकस हो सकता है जिस पर अब तक फोकस नहीं किया गया, क्योंकि सबसे जरूरी है, हमारे साथ जो अर्थशास्त्री जुड़े हुए थे उन्होंने भी ये बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि कैश का फ्लो होना बहुत जरूरी है और इसके लिए सबसे बड़ा जो एक फोकस हो सकता है वो पर्यटन पर हो सकता है। अगर पर्यटन को उत्तर प्रदेश में बेहतर कर दिया जाएगा तो शायद जो राजस्व अभी खर्च होगा वो आगे चल के वापस प्राप्त भी होगा, तो एक तरह से आय बढ़ेगी। ये बड़ा अपडेट हम आपको एक यहां पर बता देते कि विधानसभा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में बजट पेश किया जाएगा और थोड़ी देर में जब ये बजट पेश होगा तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि बजट में किन किन सेक्टरों पर फोकस किया गया है। और कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट बैठक हुई थी थोड़ी देर पहले और ये परंपरा रही कि जब भी बजट पेश किया जाता है उसमें कैबिनेट की बैठक होती है, उसको ब्रीफ किया जाता है, उसमें तमाम मुद्दों पर विमर्श होता है कि किस तरह से खजाने में क्या क्या शामिल होने वाला है, प्राथमिकताएं क्या हैं और जो घोषणाएं होंगी उस पर अब सबकी नजर बनी रहेगी। तो चालू वित्तीय वर्ष में जो बजट रखा गया था वो 5,12,000 करोड़ का था और बजट जो सूटकेस के साथ था उसमें माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय योगी जी की सरकार में कई फैसले मान्यवर ऐतिहासिक हुए। माननीय योगी जी की प्रेरणा से और आप सभी के आशीर्वाद से मान्यवर आज ये पेपरलेस बजट वर्ष 2021-22 के लिए मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह एक ऐतिहासिक फैसला है और मैं समझता हूं कि सरकार ने कई इतिहास बनाए और ये भी अपने आप में इतिहास की श्रृंखला में एक कदम जुड़ेगा। हम आप सबकी सद्भावनाएं और आशीर्वाद चाहता हूं। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों पर मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट प्रस्तुत करता हूं। मान्यवर, वर्ष 2020 पूरे विश्व के लिए एक अत्यंत चुनौती भरा वर्ष रहा। विश्व के महाशक्ति कहे जाने वाले देशों की चिकित्सा व्यवस्था और अर्थव्यवस्था कोविड-19 वैश्विक महामारी के समक्ष असहाय दिखी। भय, मृत्यु और लाचारी के उस अंधकार भरे काल में भारत के नेतृत्व और भारत की जनता ने पूरे विश्व के समक्ष अनुशासन, संयम और कर्मठता का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में जनप्रतिनिधियों, चिकित्सकों, पैरामेडिकल कर्मियों, पुलिस बल, सरकारी कर्मचारियों और जन सामान्य ने कोविड-19 की विभीषिका के समक्ष जिस एकजुटता और जुझारूपन का परिचय दिया उसका वर्णन शब्दों में किया जाना संभव नहीं है। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। हमारे प्रदेश का चिकित्सा तंत्र, पुलिसकर्मी, परिवहन सेवाएं, खाद्य एवं आपूर्ति सेवाएं तथा अन्य सरकारी कर्मी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में इस महामारी को परास्त करने के लिए डटे रहे। संक्रमण की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अक्षरशः अनुपालन कराया गया। देश की आबादी का छठा हिस्सा उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करता है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में कोरोना महामारी से निपटने की चुनौती और भी अधिक हो जाती है। प्रदेश सरकार ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए देशव्यापी लॉकडाउन से पूर्व ही महामारी की रोकथाम एवं जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रयासों पर विचार करने हेतु मार्च 2020 में माननीय मंत्रिपरिषद की एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया।
समिति द्वारा संभावित परिस्थितियों का आकलन करते हुए जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध कराए जाने की बृहद कार्य योजना सहित अपनी रिपोर्ट लॉकडाउन से पूर्व ही प्रस्तुत कर दी गई। कार्य योजना को मूर्त रूप प्रदान करते हुए राज्य के श्रम विभाग में पंजीकृत लगभग 20 लाख श्रमिकों को प्रति श्रमिक 1,000 रुपया की दर से भरण पोषण सहायता की 2 किस्तें उपलब्ध कराई गई। साथ ही शहरों में स्ट्रीट वेंडर्स, ठेला, खोमचा, साप्ताहिक बाजार आदि के दिहाड़ी मजदूरों, कुली पल्लेदारों को डेटाबेस तत्परता से तैयार करते हुए इन्हें भी भरण पोषण सहायता समान दर पर प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से असहाय व्यक्तियों को चिन्हित कर प्रति व्यक्ति 1,000 रुपए की धनराशि भरण पोषण सहायता के रूप में उपलब्ध कराई गई। इसी दौरान अन्य प्रदेशों से आने वाले अप्रवासी मजदूरों को मनरेगा से जोड़कर सहायता प्रदान की गई। कुल 54 लाख से अधिक व्यक्तियों को भरण पोषण सहायता प्रदान की गई। प्रदेश के निर्धन वर्ग के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई। मनरेगा कार्ड धारकों को भी निःशुल्क राशन उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई। पहली बार शहरी क्षेत्रों के दिहाड़ी मजदूरों के लिए इस अवधि में लगभग 10,35,000 नए राशन कार्ड बनाए गए। प्रदेश के असहाय व्यक्तियों को दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन तथा दिव्यांग जन पेंशन की किस्तें एडवांस में वितरित की गई। कोरोना के दृष्टिगत प्रदेश में मनरेगा योजना से श्रमिकों को जोड़ते हुए उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 29 करोड़ 58 लाख मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है। प्रदेश में वर्ष भर में 1.03 करोड़ श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि में परिवहन निगम द्वारा आपातकालीन संचालन कर लगभग 40 लाख प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह जनपदों तक भेजा गया। राजस्थान के जनपद कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 12,000 से अधिक छात्र छात्राओं तथा जनपद प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लगभग 14,000 छात्र छात्राओं को सकुशल उनके गृह जनपदों तक पहुंचाया गया। कोरोना महामारी की रोकथाम एवं आम जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की 11 सदस्यीय टीम 11 का गठन किया गया, जिसके द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा प्रतिदिन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं की जाती है। ये बैठकें अभी भी आयोजित की जा रही हैं। मैं इस सम्मानित सदन की ओर से अपने देश और प्रदेश के कर्मठ कोरोना योद्धाओं को नमन करता हूं। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। मानवर, यह अत्यंत हर्ष और संतोष का विषय है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 की वैक्सीन अपेक्षाकृत रूप से कम समय में तैयार कर ली। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन की व्यवस्था की जा चुकी है। टीकाकरण अभियान प्रारंभ हो चुका है। आइए हम सब मिलकर इस महाअभियान को सफल बनाएं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में 125 लैब तथा निजी क्षेत्र में 104 लैब क्रियाशील हैं। कोविड-19 टेस्टिंग क्षमता 0 से बढ़ाकर 2 लाख प्रतिदिन की गई। कोरोना संक्रमण के मरीजों के लिए 1.50 लाख बेड एवं प्रत्येक जनपदों में आईसीयू बेडों की व्यवस्था कराई गई है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरे देश में एक लंबे समय तक लॉकडाउन रहा। इसका प्रतिकूल प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा। हमारी राजस्व प्राप्तियां प्रभावित हुई। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में हमने प्रदेश में प्रभावी वित्तीय अनुशासन लागू किया। जनता को सुविधाएं एवं राहत पहुंचाने के लिए धनराशि में कमी नहीं होने दी गई। कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का भुगतान निर्बाध बना रहा। हमारे प्रयासों का सार्थक परिणाम है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था पुनः गति पकड़ रही है। माननीय हमारी सरकार किसानों के उत्थान तथा उनकी आय दोगुना किए जाने के लक्ष्य के प्राप्ति संकल्पित है। किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने हेतु विभिन्न योजनाओं के बेहतर उपयोग के लिए अवस्थापना से संबंधित गैप्स को पूरा करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना
क्रियान्वित की जाएगी। प्रदेश के ऐसे किसान जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है के परिवारों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का आच्छादन बढ़ाते हुए खातेदार एवं सह खातेदार किसानों के परिवारों के कमाऊ सदस्य तथा ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बटाई पर खेती करते हैं को भी पात्रता की श्रेणी में रखा गया है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ प्रदेश के किसानों को भी प्राप्त होगा। मानव संपदा के विकास के लिए आवश्यक है कि प्रदेश की महिलाओं का सर्वांगीण उत्थान सुनिश्चित किया जाए। हर बालिका को स्कूली शिक्षा हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। कन्या सुमंगला योजना इस क्रम में अहम भूमिका निभा रही है। मिशन शक्ति दृढ़ता पूर्वक लागू किया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश की हर महिला को सुरक्षा उपलब्ध होगी। पूर्व संचालित पोषण कार्यक्रम के साथ साथ मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से क्रियान्वित की जाएगी, जिसके माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों को बेहतर पोषण उपलब्ध हो सकेगा। हमारी सरकार का लक्ष्य हमारे बच्चे को सुपोषण उपलब्ध कराना है। ग्रामीण अंचलों में महिला दुग्ध उत्पादकों के स्वयं सहायता समूहों की आजीविका में वृद्धि एवं संवर्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 से महिला सामर्थ्य योजना के नाम से एक नई योजना क्रियान्वित की जाएगी। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, उनसे अब उद्यमियों द्वारा प्रदेश में उद्यम लगाना सरल हो गया है। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी कालखंड के उपरांत पिछड़े क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 घोषित की। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के पूर्वांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में नई औद्योगिक इकाइयों को फास्ट ट्रैक मोड में आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान किए जाने जा रहे हैं। कोविड-19 के कारण इन्हीं क्षेत्रों में अधिकतर प्रवासी मजदूरों व कामगारों की वापसी हुई है। पिछली सरकारों के कार्यकाल में प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों पर सरकारी क्षेत्र की बड़े मूल्य की परिसंपत्तियां निष्प्रयोज्य हो गई। हमारी सरकार ने इस स्थिति का संज्ञान लेते हुए ऐसी निष्प्रयोज्य समझी जाने वाली परिसंपत्तियों को पुनर्जीवित कर पीपीपी मोड में औद्योगिक पार्क, आस्थान, क्लस्टर स्थापित कराए जाने का निर्णय लिया है। इस हेतु संप्रति उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी की बंद पड़ी कताई मिलों की परिसंपत्तियों को जीर्णोद्धार किया जाएगा। प्रदेश के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग की योजना मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रारंभ की गई है। हमारी सरकार द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और जन सामान्य में सुरक्षा की भावना बलती हुई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाए गए हैं। प्रदेश को अपराधियों, गुंडों और आतताइयों से मुक्त किए जाने का हमारा दृढ़ संकल्प है। हमारा यह संकल्प है कि हर जुल्मी जेल की सलाखों के पीछे होगा। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि महान क्रांतिकारी एवं शहीद ठाकुर रोशन सिंह के बलिदान की पुनीत स्मृति में प्रदेश के प्रत्येक जनपद में पुलिस आवासों का नामकरण उनके नाम पर किया जाएगा। जन साधारण के जीवन स्तर में सुधार लाए जाने की दिशा में हमारी सरकार अनवरत कार्य कर रही है। प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग का लक्ष्य प्राप्त किया जाना हमारे विभिन्न कार्यक्रमों का केंद्र बिंदु है। हर घर जल, हर घर बिजली, हर गांव में सड़क, हर क्षेत्र में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश के सभी जनपदों में प्रत्येक परिवार को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने हेतु वित्तीय समावेशन कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत दिनांक 31 जनवरी 2021 तक 7 करोड़ 2 लाख बैंक खाते खोले जा चुके हैं तथा 5 करोड़ 12 लाख खातों के रुपए डेबिट कार्ड निर्गत किए जा चुके हैं। वर्तमान में प्रदेश के सभी जनपदों में 19,038 बैंक शाखाओं एवं 64,172 बैंक मित्रों, इस प्रकार कुल 83,210 बैंकिंग केंद्रों के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश की समस्त 58,000 पंचायतों में बिजनेस करस्पॉन्डेंट सखी को चयनित एवं प्रशिक्षित कर तैनात करने की योजना चलाई जा रही है। मान्यवर हमारी सरकार का वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट किसानों को, 2018-19 का बजट औद्योगिक विकास को
2019-20 का बजट महिलाओं के सशक्तिकरण को तथा 2020-21 का बजट युवाओं की शिक्षा, कौशल संवर्धन, रोजगार, मूलभूत अवस्थापना तथा त्वरित न्याय को समर्पित था। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट का केंद्र बिंदु प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों का स्वावलंबन से सशक्तिकरण है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के चौमुखी विकास हेतु आत्मनिर्भर भारत का जो विजन दिया गया है उसे मूर्त रूप देने में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हमारी सरकार आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के विकास मंत्र पर कार्य कर रही है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की अवधारणा के 4 स्तंभ होंगे: अवस्थापना विकास, जन स्वास्थ्य, मानव संपदा एवं सामाजिक सांस्कृतिक विकास तथा कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों का विकास। हमारी सरकार प्रदेश में जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा, स्वदेशी को बढ़ावा, स्वावलंबन तथा सशक्तिकरण पर केंद्रित योजनाओं और कार्यक्रमों को गति प्रदान करते हुए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। हमारे इन प्रयासों का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों को स्वरोजगार के अवसर एवं सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए उन्हें आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाया जाना है। मैं इस सम्मानित सदन के माध्यम से सभी माननीय सदस्यों का आह्वान करता हूं कि आइए हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश को स्वस्थ, सुरक्षित, समृद्ध एवं आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाएं। हमारी सरकार प्रदेश के किसानों, महिलाओं, युवाओं, उद्यमियों तथा श्रमिकों की समस्याओं के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील है। महिलाओं तथा युवाओं के लिए रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, किसानों की आय को दोगुना करने और प्रदेश को उद्योगों एवं उद्यमियों के लिए आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने की दिशा में हमारी सरकार अपने कार्यकाल के आरंभ से कार्य कर रही है। इसके सार्थक परिणाम सामने आए हैं। सुरक्षित उत्तर प्रदेश। सभ्य समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सुदृढ़ कानून व्यवस्था तथा समाज के सभी वर्गों में सुरक्षा की भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के प्रारंभ से ही प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए विशेष अभियान चलाए हैं। कुख्यात अपराधियों, भूमाफियाओं तथा खनन माफियाओं आदि के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है। महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर अनवरत अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस बल का आधुनिकीकरण हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में है। फॉरेंसिक साइंस, आचार विज्ञान, तकनीक और प्रबंधन के क्षेत्र में अभिनव शिक्षा प्रशिक्षण में आवश्यक तकनीकों की विशेषज्ञता उत्पन्न करने एवं प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने के उद्देश्य से लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के दौरान प्रदेश में क्षतिग्रस्त राजकीय संपत्तियों की क्षति करने वाले दोषी व्यक्तियों से 23,36,000 रुपए की वसूली क्षतिपूर्ति के रूप में की गई है। आपराधिक कृत्य से अर्जित की गई संपत्तियों में से लगभग 1,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध संपत्तियों पर सरकारी जमीन अवमुक्त कराने, ध्वस्तीकरण, जब्तीकरण की कार्रवाई की गई तथा इनके लगभग 150 से अधिक शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई। प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा और सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जिस पर ससामान्य उनकी शिकायतों का निराकरण कराया जा रहा है। मानवर विभागवार प्रमुख योजनाओं का उल्लेख करने के पूर्व मैं किसानों, महिलाओं तथा युवाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण को समर्पित कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करना चाहूंगा। ये मोबाइल जो मित्र किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त किए जाने हेतु किसानों को उन्नत तकनीक प्रशिक्षण एवं मुफ्त पानी उपलब्ध कराया जा रहा है तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रमों से आच्छादित किया गया है। हमने ये सुनिश्चित कराया है कि किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य समय से एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ
डीबीटी के माध्यम से प्राप्त हो। हमारी सरकार द्वारा गन्ना किसानों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराया गया है। ये धनराशि पिछली सरकारों के 3 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 53,367 करोड़ रुपए से 69,633 करोड़ रुपए अधिक तथा 5 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 95,215 करोड़ रुपए से 27,785 करोड़ रुपए अधिक है। रबी विपणन वर्ष 2020-21 की अवधि में कोविड-19 महामारी के अंतर्गत देशव्यापी लॉकडाउन से उपजी विषम परिस्थितियों के बाद भी प्रदेश में 5896 गेहूं क्रय केंद्र स्थापित कर 35,76,000 मीट्रिक टन गेहूं क्रय किया गया है, जिसके सापेक्ष किसानों के खातों में 6885 करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत स्थापित 4453 क्रय केंद्रों के माध्यम से 15 फरवरी 2021 तक 65,50,000 मीट्रिक टन से अधिक धान खरीद की गई, जिसके सापेक्ष किसानों के खातों में 11,145 करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश में दिनांक 28 फरवरी 2021 तक धान खरीद होनी है। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के अंतर्गत दिनांक 15 फरवरी 2021 तक 108 मक्का क्रय केंद्रों के माध्यम से 1,06,000 मीट्रिक टन से अधिक मक्के की खरीद की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष 197 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रदेश 2 करोड़ 40 लाख किसानों को 27,123 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में किया गया है। किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने हेतु विभिन्न योजनाओं के बेहतर उपयोग के लिए अवस्थापना से संबंधित गैप्स को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना क्रियान्वित की जाएगी। योजना के मुख्य घटक होंगे प्रदेश के प्रत्येक एग्रो क्लाइमेटिक जोन में अधिक उत्पादकता वाली फसलों का चिन्हीकरण, उत्पादकता कृषि हेतु नवीन तकनीक एवं निवेश को बढ़ावा, चयनित उत्पादों का मूल्य संवर्धन, विपणन हेतु बाजार तैयार किया जाना तथा ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषकों को प्रारंभिक सहकारी कृषि ऋण समितियों के माध्यम से रियायती दरों पर फसली ऋण उपलब्ध कराए जाने हेतु अनुदान के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के अंतर्गत खेतों में विभिन्न क्षमताओं के सोलर पंपों की स्थापना कराई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15,000 सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। महिलाएं, प्रदेश की महिलाओं को स्वावलंबी बनाते हुए उनका सशक्तिकरण किया जाना हमारी सरकार का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महिलाओं को सुरक्षा प्रदान किया जाना, उन्हें शिक्षा, कौशल संवर्धन और रोजगार तथा स्वरोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराए जाना हमारी प्राथमिकता है। महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2019 से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लागू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देना एवं बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है। इसके अंतर्गत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में 15,000 रुपए की सहायता से प्रदान की जा रही है। योजना हेतु 1200 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की सफलता एवं जनमानस में योजना के प्रति उत्साह को देखते हुए योजना का आच्छादन बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से क्रियान्वित की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत ड्राई राशन के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के चिन्हित कुपोषित बच्चों तथा एनीमिया
ग्रस्त 11 से 14 वर्ष की स्कूल में जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। पुष्टाहार कार्यक्रम हेतु 4094 करोड़ रुपए तथा राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु 415 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण अंचलों में महिला दुग्ध उत्पादकों के स्वयं सहायता समूहों की आजीविका में वृद्धि हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 से महिला सामर्थ्य योजना के नाम से एक नई योजना क्रियान्वित की जाएगी। इस हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। महिलाओं को न्यायालयों से गुजारा भत्ता प्राप्त होने तक के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। निराश्रित महिला पेंशन योजना अंतर्गत 500 रुपए प्रति माह का भुगतान लाभार्थियों के खाते में किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के रूप में पात्र लाभार्थियों को नियमित पेंशन के साथ 500 रुपए प्रति माह की दर से 2 माह हेतु 1000 रुपए की अतिरिक्त प्रदान राशि भी प्रदान की गई है। महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना हेतु 32 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों के प्रभावी रोकथाम हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दिनांक 1 नवंबर 2020 से 30 नवंबर 2020 तक विशेष अभियान मिशन शक्ति चलाया गया, जिसके उत्साहवर्धक एवं सार्थक परिणाम परिलक्षित हुए हैं। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए प्रत्येक तहसील पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से महिलाओं की शिकायतों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किया जा रहा है, जिसकी नियमित समीक्षा तहसीलदार, उप जिलाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा की जा रही है। युवाओं के लिए हमारा ये मानना है कि युवा शक्ति एवं ऊर्जा समाज के विकास का सशक्त वाहक है। हमने समाज के युवा वर्ग के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया है। प्रदेश के युवाओं के कौशल का संवर्धन हमारी प्राथमिकता है, ताकि वे रोजगार के अवसरों का भरपूर उपयोग कर सकें। इस हेतु विद्यालयों में कनेक्टिविटी की उपलब्धता बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। डिजिटल विलेज के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी, जिससे वे शिक्षा एवं रोजगार के वैश्विक परिदृश्य से परिचित हो सकेंगे। मैं प्रदेश के युवाओं का आह्वान करते हुए कहना चाहूँगा, जो होता है वो होने दो, ये पौरुषहीन कथन है। जो हम जो चाहेंगे वो होगा, इन शब्दों में ही जी। प्रदेश के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग की योजना मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के प्रति युवाओं में अत्यधिक उत्साह है। योजना के अंतर्गत पात्रता के आधार पर छात्र एवं छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि वे डिजिटल लर्निंग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। इस हेतु समुचित धनराशि की व्यवस्था कराई जाएगी। सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों तथा राजकीय संस्कृत विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा के विकास एवं सुदृढ़ीकरण का निर्णय लिया गया है। संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन छात्रों को गुरुकुल पद्धति के अनुरूप निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रमों का आयोजन कर बेरोजगार युवाओं को रोजगार के उपलब्ध अवसरों तथा रोजगार परक प्रशिक्षण आदि की जानकारी प्रदान की जाती है, ताकि उन्हें अपने कौशल एवं योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त करने में सहूलियत हो। अक्टूबर 2020 तक वर्तमान वित्तीय वर्ष में ऐसे 943 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें 52,000 से अधिक युवाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया है। नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किए गए हैं। प्रदेश के 12 अन्य जनपदों में मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किए जाने की योजना है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 4 वर्षों में 7 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है तथा 3 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। युवा खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना के लिए 8.55 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को खेल कूद के बेहतर अवसर प्रदान किए जाने हेतु ग्रामीण स्टेडियम
एवं ओपन जिम के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद मेरठ में नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के 19 जनपदों में 16 खेलों के लिए 44 आवासीय छात्रावास स्थापित हैं, जिनमें 220 बालिकाएं एवं 670 बालकों हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इन प्रशिक्षार्थियों को खेल के साथ साथ स्थानीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की सुविधा भी प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में युवक एवं महिला मंगल दलों के प्रोत्साहन हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रांतीय रक्षक दल कोष की धनराशि में वृद्धि किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे प्रांतीय रक्षक दल के सदस्यों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि में वृद्धि होगी। युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु कार्पस फंड में 5 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर का निर्माण एवं उनमें अन्य व्यवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था धनराशि प्रस्तावित है। युवा अधिवक्ताओं के लिए पुस्तक एवं पत्रिका आदि के क्रय करने हेतु 10 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। श्रमिक कल्याण, श्रम शक्ति किसी भी क्षेत्र में हमारे लक्ष्य प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है, अतः श्रमिकों का कल्याण एवं संरक्षण अत्यावश्यक है। हमारा ये मानना है कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से संवारा जाए। कोरोना महामारी के कारण देश में लागू लॉकडाउन के फलस्वरूप विभिन्न प्रदेशों से वापस आए प्रदेश के श्रमिकों व कामगारों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक नई योजना मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना लाई जा रही है। योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसके लिए 12 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को सुलभ चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है। महिला श्रमिकों को विभिन्न रोजगारों में समान अवसरों में वृद्धि कार्य की प्रकृति कार्य के घंटे व पुरुषों के समान पारिश्रमिक दिलाए जाने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रदेश के 18 मंडलों में एक अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क गुणवत्तापरक एवं उद्देश्यपरक आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। योजना हेतु 270 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कामगारों, श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तथा सर्वांगीण विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक सेवा योजना एवं रोजगार आयोग का गठन किया गया है। गोवंश संरक्षण एवं निराश्रित पशुओं की देखभाल, गोवंश संरक्षण एवं बेसहारा पशुओं के भरण पोषण हेतु प्रदेश में 5206 गो आश्रय स्थलों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें संरक्षित गोवंश की संख्या 5,58,000 है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों की संख्या 4487 है। प्रदेश के निराश्रित गोवंश हेतु 187 बृहद गो संरक्षण केंद्र तथा गोवंश वन विहार का निर्माण कराया जाना है लक्षित है, जिसके सापेक्ष 118 केंद्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री निराश्रित एवं बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत 74,000 से अधिक गोवंश इच्छुक गोपालकों की सुपुर्दगी में दिए गए हैं। प्रदेश की सभी न्याय पंचायतों में गौ आश्रय स्थलों का विकास किए जाने की योजना है। इस हेतु स्थानीय सहभागिता तथा स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता भी प्राप्त की जाएगी। ब्रीड इंप्रूवमेंट के कार्यक्रम को भी मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा। नगर विकास विभाग, नियोजन विभाग, पंचायती राज विभाग द्वारा आवश्यक सहयोग एवं मंडी परिषद की वार्षिक आय की प्राप्तियों से 3% धनराशि भी गोवंश को आश्रय प्रदान करने वाली संस्थाओं को भी दिया जा रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र में निराश्रित गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु बुंदेलखंड के प्रत्येक जनपद में 5-5 गो आश्रय केंद्र स्थापित हैं। प्रदेश में पहली बार गौशालाओं का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। अद्यतन 545 गौशालाएं पंजीकृत हैं। प्रदेश में स्वदेशी पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जनपद वाराणसी में गोकुल ग्राम की स्थापना की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में आय व्यय में प्राविधानित धनराशि 200 करोड़ रुपए के अतिरिक्त
100 करोड़ रुपए निराश्रित पशुओं के भरण पोषण हेतु निर्गत की गई है। इसके अतिरिक्त 148 करोड़ रुपए आश्रय स्थलों के निर्माण हेतु प्राविधानित है। जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, प्रदेश के हर व्यक्ति को बेहतर चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने की दिशा में हमारी सरकार द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है। वायरस जनित संक्रामक रोगों के निदान एवं उपचार की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि रिकॉर्ड टाइम में की गई है। प्रदेश में कोविड-19 की रोकथाम एवं संक्रमण को रोकने हेतु युद्ध स्तर पर कार्रवाई की गई है। प्रदेश में दिनांक 20 फरवरी 2021 तक 6,03,000 कोरोना संक्रमित रोगी चिन्हित हुए, जिनमें से 5,91,000 कोविड-19 पॉजिटिव रोगी ठीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश में रिकवरी दर 98% है। प्रदेश के समस्त जनपदों में डेडिकेटेड लेवल 2 उपचार केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है, जहां आवश्यकता अनुसार कोविड पॉजिटिव रोगियों का वेंटिलेटर एवं HFNC सुविधा के साथ उपचार किया जा रहा है। कोविड-19 की रोकथाम हेतु टीकाकरण योजना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 5395 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत योजना के लिए 1300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 142 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 320 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए डायग्नोस्टिक बुनियादी ढांचा सृजित किए जाने हेतु 1073 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों हेतु 425 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 55 करोड़ रुपए तथा प्रदेश के 12 मंडलों में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशालाओं एवं मंडलीय कार्यालयों के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ब्लॉक स्तर पर लोक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना हेतु 77 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चिकित्सा शिक्षा, प्रदेश में उच्च कोटि की गुणवत्तापूर्ण एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा का विकास किए जाने की दिशा में हमारी सरकार द्वारा उल्लेखनीय प्रगति की गई। जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेजों में उच्चीकृत किया जा रहा है। प्रदेश के 16 सेवित जनपदों में PPP मोड में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना कराई जा रही है। हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी मरीज इलाज के लिए प्रदेश से बाहर जाने के लिए विवश न हो। सभी प्रकार का इलाज प्रदेश में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के अंतर्गत संजय गांधी PGI लखनऊ में लेवल 3 की बायो सेफ्टी लैब की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 45 जनपदों में राजकीय मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों तथा चिकित्सा विश्वविद्यालयों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की भी स्थापना की जाएगी। वर्ष 2017 तक मात्र 15 जिलों में राजकीय मेडिकल कॉलेज संस्थान संचालित थे। इसके अतिरिक्त 30 अन्य जिलों में मेडिकल कॉलेज संस्थान का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2017 से सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत 7 नए मेडिकल कॉलेज क्रियाशील किए गए हैं। 9 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण प्रगति पर है, जिनमें शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से MBBS पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाना है। प्रदेश में 13 जनपदों बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात तथा कौशाम्बी में निर्माणाधीन नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1950 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के 19 असेवित जनपदों में प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में PPP मोड में मेडिकल कॉलेज संचालित कराए जाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। योजना हेतु 48 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए 23 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर एवं मिर्जापुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में जुलाई 2021 से शिक्षण सत्र प्रारंभ किए जाने का लक्ष्य है। इन मेडिकल कॉलेजों हेतु 960 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है। अमेठी एवं बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश की निर्धन आबादी का असाध्य रोगों की
चिकित्सा सुविधा मुहैया कराए जाने हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षा की दिशा में उत्तर प्रदेश राज्य में 2 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स क्रमशः गोरखपुर एवं रायबरेली में स्थापित कर आउटडोर सेवाएं प्रारंभ की जा चुकी हैं तथा शैक्षणिक सत्र 2019-20 में एम्स गोरखपुर में 100 छात्र तथा एम्स रायबरेली में 100 छात्रों को प्रवेश MBBS पाठ्यक्रम का पठन पाठन भी प्रारंभ कर दिया गया है। KGMU के अधीन लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेज के अंतर्गत बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब की स्थापना लक्षित है, जो उत्तर भारत में अग्रणी लैब होगी। KGMU लखनऊ राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रयागराज तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज मेरठ में डायबिटिक रेटिनोपैथी उपचार सेंटर की स्थापना कराई जाएगी। प्रदेश में डायबिटीज रोगियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए SGPGI लखनऊ में उन्नत मधुमेह केंद्र की स्थापना कराए जाने का निर्णय लिया गया है। आयुष उत्तर प्रदेश सरकार आयुष विभाग के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी जनता को आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाने हेतु सतत जागरूक एवं प्रयासरत है एवं इसी दिशा में वर्तमान सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर उक्त चिकित्सा पद्धतियों को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2104 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी एवं 1576 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ ही 8 आयुर्वेदिक कॉलेज एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालय, 2 यूनानी कॉलेज एवं उससे संबद्ध चिकित्सालय तथा 9 होम्योपैथिक कॉलेज एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालय हैं। आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में प्रमाणित एवं गुणकारी औषधियों की आपूर्ति की व्यवस्था है। प्रदेश में 2 राजकीय औषधि निर्माणशालाएं लखनऊ एवं पीलीभीत में कार्यरत हैं, जिनको सुदृढ़ करते हुए उत्पादन क्षमता में वृद्धि किए जाने का लक्ष्य है। स्वच्छता सभ्य शिष्ट एवं स्वस्थ समाज जीवन का आधार है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए स्वच्छ भारत के विजन के अनुरूप हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में स्वच्छता के सभी आयामों पर निरंतर कार्य किया गया है। इसमें व्यक्तिगत एवं सामुदायिक जल प्रवाहित शौचालयों का निर्माण, सीवरेज एवं जल निकासी, सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पाइप पेयजल की व्यवस्था सम्मिलित है। गांव में पाइप पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था जल जीवन मिशन ग्रामीण के अंतर्गत कराई जा रही है। जल जीवन मिशन का प्राथमिक लक्ष्य वर्ष 2024 तक सभी घरों तक जल संयोजन पहुंचाना है। योजना हेतु 15,000 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 से जल जीवन मिशन शहरी प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों में घरेलू नल कनेक्शन के साथ सर्वसुलभ जल आपूर्ति और अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना की अवधि 5 वर्ष रखी गई है। केंद्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 734 नगर निकायों में सर्वसुलभ जल आपूर्ति एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य कराए जाएंगे। योजना हेतु 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के JEE/AES प्रभावित बस्ती एवं गोरखपुर मंडल तथा बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा एवं चित्रकूट मंडल के सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री RO पेयजल योजना संचालित है। इस योजना के अंतर्गत 14 जनपदों में 28,000 से अधिक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 25-25 लीटर भंडारण क्षमता के संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। योजना हेतु 22 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 12,13,000 व्यक्तिगत शौचालय तथा 98,000 सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु 2,031 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी हेतु 1,400 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। प्रदेश के 651 नगरीय निकाय QCI से प्रमाणित ODF हैं। व्यक्तिगत शौचालयों के लिए निर्धारित लक्ष्य 8,88,000 को 100% प्राप्त कर लिया गया है। प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा 11,909 वार्डों में डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण में
सतत रूप से रैंकिंग में सुधार के साथ वर्ष 2020 में प्रदेश के पूरे देश में 7वें स्थान पर है। नगरीय सीवरेज एवं जल निकासी की व्यवस्था हेतु 175 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं रोजगार सृजन हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में पिछले 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश पूरे देश में द्वितीय स्थान पर आ गया है। राज्य सरकार की सुनियोजित शासन प्रणाली तथा वर्ष 2017 में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति की घोषणा के साथ साथ 20 क्षेत्र विशिष्ट नीतियों के क्रियान्वयन से प्रदेश में उद्यमशीलता, नवाचार तथा मेक इन यूपी को बढ़ावा मिला है। इनमें फार्मास्यूटिकल, रक्षा एवं एरोस्पेस, सौर ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध विकास, लॉजिस्टिक्स, जैव ईंधन आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण का कार्य निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गतिमान है। माह नवंबर 2020 तक 65% से अधिक प्रगति प्राप्त कर ली गई है। परियोजना समय से पूर्ण की जाएगी। परियोजना हेतु 1107 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के निर्माण की प्रगति निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गतिमान है। माह नवंबर 2020 तक 26% से अधिक प्रगति प्राप्त कर ली गई है। परियोजना के लिए 1492 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे निर्माण की प्रगति निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गतिमान है। माह नवंबर 2020 तक 5% से अधिक प्रगति प्राप्त कर ली गई है। परियोजना हेतु 860 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। गंगा एक्सप्रेस वे एक निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई प्रगतिमान है। निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाएगा। गंगा एक्सप्रेस वे पूर्णतः नियंत्रित 6 लेन एक्सपेंडेबल टू 8 लेन एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर होगी। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 7200 करोड़ रुपए तथा निर्माण कार्य हेतु 489 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। लोक निर्माण, प्रदेश की प्रगति के लिए अच्छी सड़कों का होना अत्यंत आवश्यक है। हमारी सरकार द्वारा इस हेतु प्रदेश में राजमार्गों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़कों और सेतुओं के निर्माण हेतु 12,441 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। सड़कों और सेतुओं के अनुरक्षण हेतु 4,135 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामों एवं बसावटों को पक्के संपर्क मार्गों से जोड़ने हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 695 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण हेतु 440 करोड़ रुपए तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश मुख्य जिला विकास परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण हेतु 208 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1192 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था प्रस्तावित है। विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं के हेतु 210 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सिंचाई एवं जल संसाधन, कृषि उत्पादों में वृद्धि के लिए वर्ष पर्यंत समुचित सिंचाई सुविधा का उपलब्ध रहना आवश्यक है। लंबे समय से अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को भारत सरकार के सहयोग से पूरा करने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से निरंतर सिंचन क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है। प्रदेश में नहर प्रणालियों, राजकीय नलकूपों, पंप नहरों, लघु डाल नहरों एवं जलाशयों से लगभग 98,88,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। हमारी सरकार द्वारा विगत 3 वर्षों में 11 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं तथा बाण सागर नहर परियोजना, पहाड़ी बांध परियोजना, जमरार बांध परियोजना, पहुंच बांध पुनरुद्धार परियोजना, घंटा बांध रेस्टोरेशन रिनोवेशन ऑफ एलाइड वर्क परियोजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पथरई बांध परियोजना, लहचुरा बांध परियोजना, मौदहा बांध नहर प्रणाली की क्षमता की पुनर्स्थापना, रसिन बांध परियोजना, लोअर राजघाट कैनाल के 20 से 30 किलोमीटर तक का नवीनीकरण कार्य तथा जाखलौन पंप नहर के हेड रीच पर
2.50 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट की स्थापना की परियोजना। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के उपरांत 2,21,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित हुई, जिससे प्रदेश में 2,33,000 किसान लाभान्वित हुए। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 9 परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य है। तो यथा अर्जुन सहायक परियोजना, सरयू नहर परियोजना, उत्तर प्रदेश वाटर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना, उमरहट पंप नहर परियोजना, लखेरी बांध परियोजना, भवानी बांध परियोजना, रतौली बियर परियोजना, जखलौन पंप कैनाल टॉप पर 3.42 मेगावाट क्षमता की सोलर पावर प्लांट की स्थापना तथा बंडई बांध परियोजना। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से 16,41,000 हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित होगी तथा 40,48,000 कृषक लाभान्वित होंगे। वर्ष 2021-22 में 8 परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य है। मध्य गंगा नहर परियोजना हेतु 1137 करोड़ रुपए, राजघाट नहर परियोजना हेतु 976 करोड़ रुपए, सरयू नहर परियोजना हेतु 610 करोड़ रुपए, पूर्वी गंगा नहर परियोजना हेतु 271 करोड़ रुपए तथा केन बेतवा लिंक नहर परियोजना हेतु 104 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। नागरिक उड्डयन, राज्य सरकार की उत्तर प्रदेश नागर विमान प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के साथ साथ नॉन रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ानों के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार की इस नीति के परिणामस्वरूप विगत 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 4 से बढ़कर 7 हो गई है। जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या है। इस हेतु 101 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। जेवर में निर्माणाधीन एयरपोर्ट में हवाई पट्टियों की संख्या 2 से बढ़कर 6 करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। ये एशिया का सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित होगा। परियोजना हेतु 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कुशीनगर एयरपोर्ट को केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया है। इस प्रकार राज्य में शीघ्र ही 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर व गौतम बुद्ध नगर में होंगे। भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान योजना के अंतर्गत प्रदेश के अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट तथा सोनभद्र, म्योरपुर स्थित हवाई पट्टी हवाई सेवा हेतु चयनित हुए हैं। अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद व श्रावस्ती एयरपोर्ट का विकास लगभग पूर्ण हो गया है तथा चित्रकूट तथा सोनभद्र एयरपोर्ट मार्च 2021 तक पूर्ण हो जाएंगे। ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा, प्रदेश की जनता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए तथा सुदूर इलाके तक उपभोक्ताओं को विद्युत संयोजन उपलब्ध कराने, विशेषकर किसानों को सिंचाई हेतु विद्युत की उपलब्धता तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के संकल्पों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विद्युत संयोजन संबंधी सभी सेवाएं प्राप्त करने के लिए वेब आधारित केंद्रीकृत प्रणाली का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। इस प्रणाली में उपभोक्ता विभिन्न सेवाएं ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है। बिलिंग प्रणाली में सुधार करते हुए प्रोव के माध्यम से बिलिंग कराई जा रही है। इसमें बिलों को डाउनलोड किया जा सकता है। इस व्यवस्था में रीडिंग गलत होने या मनमानी रीडिंग होने की संभावना शून्य हो जाती है। 3 वर्षों में सौभाग्य एवं अन्य योजनाओं में प्रदेश में लगभग 1,24,00,000 नए विद्युत संयोजन निर्गत कर समस्त 75 जनपदों को लक्ष्य के अनुरूप संतृप्त किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए 1,21,32,000 मजरों का विद्युतीकरण किया गया है तथा कुल 1,38,01,000 विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना नवीन के अंतर्गत प्रदेश में कृषि एवं गैर कृषि विद्युत आपूर्ति के लिए माह अक्टूबर 2020 तक 2053 के लक्ष्य के सापेक्ष 2049 अर्थात लगभग 100% 11 केवी पोस्टों के पृथकीकरण का कार्य कराया जा चुका है। साथ ही योजना के अंतर्गत 100 सांसद आदर्श ग्रामों के विद्युतीकरण का 100% लक्ष्य भी पूर्ण कर लिया गया है। प्रदेश में विगत 3 वर्षों में विद्युत आपूर्ति में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। गत वर्ष की 21,632 मेगावाट की पीक मांग के सापेक्ष
चालू वित्तीय वर्ष में 23,867 मेगावाट पीक मांग की आपूर्ति की गई है। रोस्टर के अनुसार वर्तमान में शहरों तथा गांवों में विद्युत आपूर्ति हेतु वर्ष 2020-21 में लगभग 24,000 मेगावाट विद्युत की उपलब्धता है, जो मांग के अनुरूप पर्याप्त है। विद्युत आपूर्ति में अभूतपूर्व सुधार लाते हुए वर्तमान में जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों पर 21 घंटे 30 मिनट व गांव में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति का रोस्टर निर्धारित है। विद्युत आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में सभी विधाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 26,937 मेगावाट है, जो कि 3 वर्ष पूर्व की क्षमता से लगभग 4,000 मेगावाट अधिक है। वर्तमान उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हुए मांग के अनुरूप भविष्य में प्रदेश वासियों को समुचित विद्युत उपलब्ध कराने हेतु 8,262 मेगावाट उत्पादन क्षमता वृद्धि की विभिन्न परियोजनाएं पूर्णता की प्रक्रिया में हैं, जिनका वर्ष 2020-21 से 2023-24 के मध्य आरंभ होना प्रस्तावित है। उक्त के अतिरिक्त लगभग 2812 मेगावाट की पुनर्नवीनीकरणीय परियोजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त उत्पादन वृद्धि की भी अनुमानित है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक मार्ग प्रकाश की सुविधा हेतु सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना की योजना क्रियान्वित की जा रही है। अब तक प्रदेश में लगभग 3 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना कराई जा चुकी है। गरीब ग्रामीण परिवारों के घरों पर प्रकाश पंखे एवं मोबाइल चार्जिंग की सुविधा हेतु 1,80,000 सोलर पावर पैक संयंत्रों की स्थापना कराई गई है। प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को सिंचाई हेतु सोलर पंप स्थापित कराए जा रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में अब तक 3400 सोलर आरओ वाटर संयंत्रों की स्थापना कराई गई है। सौर ऊर्जा नीति 2013 के अंतर्गत 420 मेगावाट क्षमता की 24 सौर पावर परियोजनाएं संचालित हैं। आवास एक मूलभूत आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी का यह कहना है कि वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध हो जाएं। हमारी सरकार ने इस दिशा में निरंतर प्रयास करके जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराने का सिलसिला जारी रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के घटक एफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के अंतर्गत वर्ष 2018 से 2021 तक 4 लाख भवनों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है, जो सूडा द्वारा निर्मित कराए जाने वाले आवासों के अतिरिक्त होगा। अयोध्या स्थित सूर्य कुंड के विकास सहित अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में 140 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत। तो आज यूपी सरकार का ऐतिहासिक बजट पेश किया जा रहा है। इसमें हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ खास है। इस पिटारे से और क्या कुछ निकलेगा, ये भी आपको दिखाएंगे।